नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस, जो कि इस वेव ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसी पर बेस्ड था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग ने 1905 में शायद किया था एक एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने देखा क्या था कि जब भी दो सोर्सेज से, मतलब एक ही सोर्स है, उसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया है। कल बात हुई थी कोहेरेंट सोर्सेज में। कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि एक लाइट के सोर्स से मैं क्या करूंगा, दो स्लिट लगा करके इसी लाइट सोर्स को मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा और यहां से क्या हो जाएंगे, वेव फ्रंट फॉर्म होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, इस तरीके से बात हुई थी। एक ऐसा कोई ना कोई वेव फ्रंट होंगे आगे चल करके जो क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो जब क्रस्ट से क्रस्ट टकराएगा, ओवरलैप करेगा, या क्रस्ट से ट्रफ ओवरलैप करेगा, तो वहां पर क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे देखो, सपोज करो इस क्रस्ट के पास एनर्जी लेकर के चल रहा था कुछ अमाउंट में, और ये भी लेके चल रहा है, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं, दोनों सुपर पोजिशन हो रहा है, दोनों का क्रस्ट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर दो रेज का या तो क्रस्ट या तो ट्रफ अगर सुपर इम्पोज करता है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, नए वाले वेव का एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा। दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, क्रस्ट क्रस्ट का मतलब दोनों पॉजिटिव, ट्रफ ट्रफ का मतलब दोनों निगेटिव। ठीक है, तो चाहे +3 + 2 करो तो भी 5 होता है, या -3 - 2 करो तो भी क्या होगा, 5। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, 5 होता है। सही है, अगर सिंबल सेम है तो नंबर्स क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो क्रेस्ट को मैं पॉजिटिव मान के चलता हूँ, ट्रफ को मैं निगेटिव मान के चलता हूँ। तो कोई भी वेव, सपोज करो ये वाला वेव ऐसे चल रहा था, और ये वाला वेव भी क्या कर रहा है, सेम फेज में ऐसे चल रहा है, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट टकराया तो नया जो वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाने वाला है। ये बात हुई थी हमारी। तो यही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो होता है हमारा, जब एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, इन दोनों का मिल करके एक बन गया एनर्जी। सही है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड में लगभग हर साल 1-2 साल के बाद ये पूछता रहता है बोर्ड में, कि नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस लिखवाया गया है 5-6 पॉइंट जो है। पहला क्या होता है, लाइट सोर्स क्या होना चाहिए हमारा, कोहेरेंट होना चाहिए। ठीक है, कोहेरेंट का मतलब क्या हो गया, सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी पे चल रहा हो। दूसरा चीज, लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए वो। ठीक है, इसी तरीके से करके पॉइंट लिखवाया गया तुमको। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि सोर्स जो है हमारा क्या होना चाहिए, नैरोअर होना चाहिए। ब्रॉडर होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें बहुत सारे वेव फ्रंट बनेंगे, फिर अलग अलग वेव्स का फॉर्मेशन होगा, जहां पे सुपर इम्पोजिशन पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। ठीक, अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इंटेंसिटी के बारे में, कि अगर मैं एक सोर्स से मैं लाइट रे को, अच्छा एक चीज और उसमें पॉइंट लिखा गया है कि वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, जो भी सोर्सेज मैं बना रहा हूं, देखो यहाँ ध्यान से समझना। एक सोर्स यहाँ पे था मेरा, ये स्लिट था, यहां से मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया दो पार्ट में, एक वेव फ्रंट यहाँ, एक वेव फ्रंट यहाँ। मैं इस तरीके से ना बना करके मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये मान लो मेरा स्क्रीन है जहां पर मैं इमेज का फॉर्मेशन करवा रहा हूँ। ब्राइट फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा। ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या हुआ, पैटर्न हुआ वो। ठीक है, ब्राइट पैटर्न फिर डार्क पैटर्न, इस तरीके से जब बन रहा होगा, सपोज करो मैं इस तरह से वेवलेट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से एक वेव चल करके यहाँ तक पहुंची होगी, सपोज मैं यहाँ पे इस इमेज बनाना चाहता हूँ, और एक यहाँ से वेव चली होगी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये नीचे वाला वेव कुछ ज्यादा चला है कि नहीं, ज्यादा चल गया ये वेव। अगर ये दोनों जो भी मैंने सोर्सेज बनाए हैं, अगर इनके बीच में गैप ज्यादा हुआ, तो क्या इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, पाथ डिफरेंस ज्यादा होगा तो सुपर पोजिशन जो है अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग ये करते हैं कि ये जो दोनों स्लिट बनाया गया, ये दोनों क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए, ताकि मिनिमम से मिनिमम पार्ट डिफरेंस हो इन दोनों के बीच में। जितना कम पार्ट डिफरेंस होगा उतना ही अच्छा हमको इफेक्ट मिलने वाला है। ठीक, तो यहां पर एक वेव ये निकला, एक वेव ये निकला, मैं सपोज कर लेता हूं इस वेव का जो इक्वेशन है वो है y1 = a1 साइन कॉस लेकर के चलते हैं, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन कॉस से पूछा गया था। कॉस ओमेगा टी मान लेता हूं मैं, और इसका, क्योंकि ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ऐसे इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, कॉस, इसका मैं फेज अलग मान लेता हूं, फाई एंगल से क्या है ये अलग है, ω t + फाई।
बोर्ड में देखो यहाँ साइन भी दे सकता है वो। स्टेप बिल्कुल वैसे हमारा होगा जैसे अभी करने जा रहे हैं हम लोग। y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी दे या कॉस ओमेगा टी दे, दोनों में स्टेप एक जैसा ही होने वाला है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन बनाकर पहले लिख लो, फिर समझाता हूँ इसको। तो हमें क्या दिया गया है, इसका प्रूफ हमें यही प्रूफ करना है। i इक्वल्स 4a² कॉस स्क्वायर 5/2 बोर्ड में पूछा गया था और एनसीईआरटी में भी आर्टिकल बना करके दिया गया है तुम्हारे में। ठीक है, तो डेरिवेशन ढंग से देखना। गिवन डेट, गिवन डेट क्या दिया गया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज, टू कोहेरेंट सोर्सेज इज क्या है, y1 इक्वल्स a cos ओमेगा टी और y2 इक्वल्स क्या दिया गया है, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। हल्का सा फेज का एंगल आ रहा है ना, हल्का सा फेज डिफरेंस, इसलिए मैंने फाइव लेकर के चल रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों के दोनों वेव जब प्रोपोगेट कर रहे होंगे, ये दोनों वेव जब प्रोपोगेट कर रहे होंगे, एक्चुअल में कैसे प्रोपोगेशन होता है, वेवलेट से होता है कि नहीं, इस तरीके से वेवलेट हो रहा होगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं जाकर के सुपर इम्पोज कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा सकता हूँ कि एक नया जो वेव मिलेगा, मैं इन दोनों वेव्स का एक रिजल्टेंट वेव मिलेगा मुझे, जिसमें इन दोनों का ही इफेक्ट आने वाला है। यही हमारा बोलता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो बाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, बाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या लिख सकता हूं मैं, y इक्वल्स y1 प्लस y2 इक्वल्स a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी प्लस पाई। बोर्ड में पूछता है वो ढंग से देख लेना इसको, साइन भी लिख करके आएगा तो क्या होगा वो भी बताऊंगा अभी, पूरा डिटेल में नहीं, बस ऐसे रफली आइडिया दे दूंगा तुम्हें। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं cos ओमेगा टी प्लस a, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहां से देखो जरा, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी cos फाइव प्लस a, चलो देखो अब देखो हो गया। अब तो a cos ओमेगा टी मैंने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, कभी भी इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर बनता है इन मैथ्स, ठीक है, कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, हमारा वेव किस में था, कॉस के टर्म में था कि नहीं, कॉस के टर्म में था। अगर मैं यहाँ पर a 1 प्लस कॉस फाइव को कुछ मान लूं और a साइन फाइव को अगर मैं कुछ मान लूं कॉस के ही टर्म्स में, समझ आती है, अगर मैं इसको कुछ मान लूं तो क्या हो जाएगा, कॉस समथिंग इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस, इसको मैंने कुछ अलग माना हुआ है ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी और साइन के टर्म में आ जाएगा, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हम लोग बनाना चाह रहे हैं। क्यों बनाना चाह रहे हैं कि मैं वापस से यहाँ पे कॉस का ही फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ ध्यान से समझो, ये हमारा अननोन है कि नहीं है, देखो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी आ रहा है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो एक क्वांटिटी तो हमारे पास है ही, और हमें पता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं ए को ओमेगा टी मान लेता हूँ अपनी तरफ से, तो ये ओमेगा टी, देखो यहाँ कॉस ओमेगा टी यहाँ पे है ना, साइन ओमेगा टी भी यहाँ पर है, मतलब ये वाली क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी है, इसे मैं अपनी तरफ से लेकर के आऊंगा, मैं अपनी तरफ से इसको मानूंगा। मैथ्स में कई जगह पर हम ये सब काम करते हैं ताकि हम लोग एक कॉस में एक इक्वेशन बना सकें। सपोज करो अगर ये साइन होता, तब अगर ये साइन दिया गया होता साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर ऐसे दिया गया होता तो यहाँ फॉर्मूला क्या खुलता है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला खुलता है कि नहीं। अच्छा एक चीज और है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है ना, अरे कॉस में उल्टा होता है ना फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला
मैथ पढ़ रहा है यहाँ पे कुछ लोग। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस होता है ना? याद नहीं है किसी को भी? कहाँ पे? अरे क्या होता, क्या है, माइनस होता है प्लस होता है? शकल देख लो अपनी तुम लोग, शकल देख लो पहले एक बार। नहीं बताओ, 2 महीने बाद बोर्ड है। कॉस ए प्लस बी का ही फॉर्मूला नहीं याद है? ठीक है, अच्छी बात है ये। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अगर साइन ए साइन बी लिखा गया होता, अगर यहाँ साइन होता यहाँ साइन होता, तो साइन ए प्लस बी हो जाता। तो क्या खुलता है यहाँ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये खुलता है कि नहीं? तो उस समय पर क्या आने वाला था, मैं बस उतने को ही बता रहा हूँ। ए, यहाँ खुलता क्या? साइन ए, तो क्या हो जाता? साइन ओमेगा टी और कॉस फाई प्लस साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, तो कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। और ये ऑलरेडी पहले से था साइन के टर्म्स में, ए साइन ओमेगा टी था। यहां से क्या करूंगा? ए साइन ओमेगा टी को मैं कॉमन लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 + cos फाई। अगर साइन दे दिया एग्जाम में तो तब की बात बता रहा हूं मैं, प्लस ए, और इस साइन फाई को क्या करो तुम आगे लिख लो, और कॉस ओमेगा टी। फिर से देखो क्या बन गया, ए साइन ओमेगा टी इतना। अगर मैं इसको और इसको कॉस के टर्म में कुछ मान लूं तो क्या बन जाएगा? कॉस समथिंग इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस इसको मैं कॉस समथिंग मान लूं, साइन साइन समथिंग मान लूं, तो साइन समथिंग इंटू कॉस ओमेगा टी। फिर से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं? तो अगर हमारा वेव कॉस में दिया गया होगा तो कॉस हम लोग मान करके बनाएंगे, और अगर साइन में दिया गया होगा तो साइन लेकर के बनाएंगे। मतलब फाइनल जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्टेंट वेव जो आएगा, वो उसी टर्म में होना चाहिए था। ठीक है, हमारा वेव किस में था? कॉस में था। मैं चाहता हूं यहाँ कॉस का ही फंक्शन बने, तो अब हम लोग देखो क्या करने वाले हैं। यहां पर मैं इस a 1 + cos फाई को, लेट a 1 + cos फाई को मैं ए क्या मानू? कॉस माने कि साइन माने? कॉस की साइन? कॉस माना जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉस ए कॉस बी होता है, तो कॉस थीटा मान लेता हूं मैं। सही है। और यहां पे देखो, ये पूरा का पूरा हो गया ए कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी पहले से है, तो माइनस साइन फाई को क्या मानेंगे? ए साइन फाई को क्या मान लिया जाए? ए साइन साइन थीटा मान लेते हैं। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर रहा हूं, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा लिख देता हूं, इंटू कॉस थीटा माइनस ए साइन फाई को क्या माना गया? ए साइन थीटा माना गया, और ये साइन ओमेगा टी पहले से था, तो ए साइन ओमेगा टी साइन थीटा। ए को अगर यहां से तुम कॉमन लेते हो तो क्या बन गया फॉर्मूला? कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है ये? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि नहीं? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। मतलब सर रिजल्टेंट जो वेव है हमारा, वो भी कॉस का फंक्शन आ गया कि नहीं? इनिशियली कॉस का फंक्शन दिया गया था, फाइनली भी कॉस का फंक्शन आया। ओमेगा टी क्या था? फेज एंगल था हमारा, और ये थीटा क्या हो गया? फेज डिफरेंस हो गया। अब नया जो वेव बना है, इन दोनों वेव्स को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं, एक वेव अगर मैं डालता हूं इसके पास, तो उसका जो फेज का डिफरेंस आएगा वो कितना आने वाला है? थीटा। तुमसे थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो सर इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, यहां से हमको पता चल गया कि जो रिजल्टेंट वेव है वो भी कॉस का फंक्शन है, ओमेगा टी फेज एंगल है, और थीटा क्या है? फेज डिफरेंस है। एम्पलीट्यूड अलग हो गया कि नहीं? यहाँ स्मॉल ए एम्पलीट्यूड था, यहाँ कितना हो गया? कैपिटल ए एम्पलीट्यूड। यही हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। सबसे पहला काम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, वो फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी, यही करना था हमको। तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
हमें नेट एम्पलीट्यूड चाहिए था। ठीक, क्या हो जाएगा, एलएचएस का एलएचएस से स्क्वायर करके ऐड करेंगे, आरएचएस का आरएचएस से स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ठीक है, चलो अब स्क्वायर करो इसका, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां से ए स्क्वायर को अगर कॉमन लिया जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाने वाला है, 1 हो जाने वाला है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए स्क्वायर इक्वल्स, मल्टीप्लाई करो इसमें, या ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, ए स्क्वायर को जैसे मैंने कॉमन लिया क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 कॉस फाई, यही होगा। ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और यहाँ एक ऑलरेडी 1 बैठा हुआ है, 1 और 1 2, 2 को कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस फाई। अब याद होगा मैथ्स में अगर कभी भी 1 प्लस कॉस फाई लिखा होता है तो हम लोग कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं ताकि 1 वहां से एलिमिनेट हो जाए। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, 1 कॉस फाई को किस में तोड़ा जाए, साइन के टर्म्स में या कॉस के टर्म्स में, 1 को एलिमिनेट करना है मुझे, तो कॉस के टर्म में तोड़ूं या साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1/2, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, लेकिन यहाँ पे हाफ एंगल है कि नहीं है, तो यहाँ से 2 हटेगा तो यहाँ पे /2 आ जाएगा। सही है, लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/2 -1 लिखा जा सकता है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर π/2। अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखा गया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। ठीक है, देखो इफ I is the intensity of light, if I is the intensity of light, therefore I जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। तो मैं इस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, आई लिख सकता हूं इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। और यही प्रूफ करना था कि नहीं, हमें यही हमें दिखाना था कि जो हमारा लास्ट में जो सुपर पोजिशन करके जो फाइनल वेव बनने वाली है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। अब एक चीज और इसमें पूछता है, थीटा जो फाइनल वेव बनेगा उसका फेज डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2/इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होगा तो टेन थीटा बन जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो क्या हो जाएगा, ए साइन फाई अपॉन में ए 1 प्लस कॉस फाई। अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे बाबू तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जैसा ही लग रहा है कि नहीं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जैसा ही एंगल आ रहा है। क्या हो जाएगा, साइन फाई अपॉन में 1 प्लस कॉस फाई, नोट करो इतना। हम लोगों ने देख लिया था आई इक्वल्स क्या होता है, 4a स्क्वायर, इंटेंसिटी जो होती है वो होती है 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। अब हम लोगों को कंडीशन देखना है जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। ठीक है, और इसी का हम लोग यूज करते हैं YDST में ले जाकर के, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज होने के लिए। मैं तुमको बताया था ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जब क्रेस्ट से क्रेस्ट टकरा जाए या ट्रफ से ट्रफ ओवरलैप करता है तभी बनता है। क्रेस्ट से क्रेस्ट भी ओवरलैप करेगा तो भी बनेगा, ट्रफ से ट्रफ करेगा तो भी बनेगा कंस्ट्रक्टिव हमारा, है ना। अब मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी उस टाइम पे क्या होगी,
मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? अगर ब्राइट बन रहा है, ब्राइट लाइट आ रही है हमारे पास या कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो मैक्सिमम होना चाहिए था इंटेंसिटी। और तुम्हें एक बात कई बार बताया जा चुका है कि अगर किसी भी फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री अगर आ जाता है तो वो फंक्शन को कौन गवर्न करता है? ट्रिग्नोमेट्री गवर्न करता है। ठीक है। तो इस इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब कॉस स्क्वायर 5/2 मैक्सिमम हो जाए। कॉस स्क्वायर 5/2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और -1 भी तो होती है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर फंक्शन है। तो +1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1 होगा। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? व्हेन cos 5/2 कितना हो? +-1। ध्यान से इस चीज को समझ लेना, क्योंकि आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। एक जगह हम लोग यूज करेंगे डिफ्रैक्शन में, उससे पहले कि मिनिमम वैल्यू -1 में लेता हूँ। अभी यहाँ पे हम मिनिमम 0 लेंगे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर फंक्शन बैठा हुआ है। स्क्वायर फंक्शन है तो चाहे +1 का स्क्वायर करो चाहे -1 का स्क्वायर करो, प्लस ही आने वाला है, 1 ही आने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो। ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं आई मैक्सिमम व्हेन कॉस स्क्वायर या cos 5/2 +-1 होगा। ध्यान से सुन लो इस चीज को। केवल +1 नहीं लेंगे हम, -1 भी मैक्सिमम वैल्यू हमारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी के फॉर्मूले में स्क्वायर फंक्शन आता है। तो चाहे +1 लिखूं मैं चाहे -1 लिखूं मैं, दोनों ही सूरत में आंसर कितना आने वाला है? 4a² आने वाला है। 4a² मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है। उसके बाद अब cos 5/2 +-1 कहाँ पर होता है? जनरल सॉल्यूशन बताओ इसका। cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसका? cos थीटा 1, -1 को छोड़ दो, क्योंकि जो माइनस में होगा वही उधर प्लस में बनता है। जीरो कहाँ कहाँ मिलता है हमको? 0 डिग्री पे। कॉस का ग्राफ अगर याद हो, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है इसका, इस तरीके से बनता है। ठीक है। 0 डिग्री पे क्या होता है? 1 होता है। फिर से ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, 180 के बाद 270, 360। अब आगे 90 बढ़ता जाएगा कि नहीं? 90 बढ़ता जाएगा 450। फिर से अगला कहाँ मिलेगा? 540 डिग्री पे। क्या 90 मिलता जाएगा कि नहीं हमको? तो इसको कैसे लिखेंगे? थीटा मेरा 0 भी हो सकता है, +-पाई हो सकता है कि नहीं? क्योंकि इधर भी सेम बनता है कि नहीं? सेम ऐसे बनेगा, तो इधर भी -180 पर भी यही मिलने वाला हमको, प्लस माइनस। फिर से 2 पाई पे, +-2 पाई पे मिलेगा। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। इस तरह से 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई ऐसे मिलेगा कि नहीं? इस तरह से मिलेगा। मैथ्स में सारी चीजें पढ़ाई गई हैं तुम्हें। सर ये हमारा एंगल मिलेगा, लेकिन मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, जनरल बताओ। जनरल इनको हटा करके मैं एक वैल्यू लिखना चाहता हूं जो इन सबको रिप्रेजेंट करे, तो क्या लिखेंगे? n पाई लिखेंगे। n पाई, जहां पे n कहां से शुरू होगा? 0, 1, 2, 3 ऐसे करके होगा। ठीक है। तो यहां से हमको पता चला कि सर देयर फोर 5/2 विल बी इक्वल टू +-n पाई लिखा जा सकता है। ठीक। तो यहां से मैं बोल सकता हूं फाई इज इक्वल टू +-2n पाई, बोला जा सकता है ना। और ये क्या है? ये फेज डिफरेंस था कि नहीं? फेज डिफरेंस। देयरफॉर फेज डिफरेंस हमारा कितना हो गया? +-2n पाई। ये आया हमारा फेज का डिफरेंस। लेकिन सर कल जो आपने फिगर बनाया था उसमें हम लोग इंटरेस्टेड थे किसमें? पाथ डिफरेंस में इंटरेस्टेड थे कि नहीं? यहां से एक लाइट रे गई है, यहां पर स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन है, और यहां से एक लाइट रे यहां पर गई थी। इन दोनों के बीच का ये पाथ डिफरेंस है, क्योंकि ये और ये रे आपस में क्या हो गई? ऑलमोस्ट बराबर हो गई। इतने का डिफरेंस आ रहा था, इतने का डिफरेंस इस रे में और इस रे में इतने का डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ये हमको क्या मिला है? फेज डिफरेंस। मुझे चाहिए किसके टर्म में? पाथ डिफरेंस के टर्म में चाहिए। अब ध्यान से सुनना इस चीज को। एक रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, पाथ, ये अपना पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई फेज डिफरेंस। कैसे वो आता है, वो रिलेशन कैसे आता है उसको समझो। अगर कोई भी लाइट रे, साइनोसोडल बिहेवियर होता है, वेव है, ये चला, कितने डिग्री कितना एंगल कवर किया? ये 2 पाई। 360 डिग्री में एक कंप्लीट वेवलेंथ चलता है कि नहीं? एक 360 डिग्री में, 360 डिग्री में कितना चलता है? कंप्लीट वेवलेंथ चलता है कोई भी लाइट रे। ठीक है। तो 1 डिग्री एंगल में कितना चलेगा?
लैम्डा अपॉन में 2 पाई चलेगा कि नहीं चलेगा? बात समझ आ रहा है? ये क्या है हमारा, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, एंगल के टर्म में लिख रहा हूँ कि नहीं मैं, ये एंगल लिख रहा हूँ इधर डिस्टेंस, तो 1 डिग्री में इतना डिस्टेंस चलेगा कि नहीं चलेगा? तो सर पाई एंगल में कितना चलेगा फिर, पाई अपॉन में 2 पाई इंटू पाई कर देंगे कि नहीं? अरे 2 पाई में लैम्डा चला तो एक में कितना चलेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई, एक टॉफी का दाम इतना है तो 5 टॉफी का दाम कितना हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये हमारा क्या था, एंगल इधर लिख रहे हैं हम लोग, और ये क्या हमारा डिस्टेंस है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वी नो पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना आ रहा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस लिख सकता हूं कि नहीं मैं, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस लिखा जा सकता है। ये रिलेशन को अच्छे से याद रखना, तुम्हें प्रूफ करके भी मैं दिखा दिया हूं, क्योंकि हर जगह पे डायरेक्टली यूज करता है इस रिलेशन को। इस रिलेशन को अच्छे से याद रखना है तुम्हें कि पाथ डिफरेंस जो होता है, देखो डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाइव क्या था हमारा, फेज एंगल था, फेज डिफरेंस था। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। मैं फाइव लैम्डा कुछ ये सब नहीं यूज कर रहा हूं, ठीक। अब सुनो, पाथ डिफरेंस को हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है, और फेज डिफरेंस को हम लोग फाई या डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो फाई निकाला गया ना, ये वही चीज है, फेज डिफरेंस ही है, यहाँ पर भले मैंने डेल्टा का यूज नहीं किया है, ये वही चीज है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू 2n पाई लिख सकते हैं सर। ये पाई से 2 से कट जाएगा, और ये प्लस माइनस भी चल रहा था, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस एन लैम्डा। आती बात समझ में? इसको याद रखना कि पाथ डिफरेंस जो होता है किसी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वो कितना होता है, प्लस माइनस एन लैम्डा होता है, ठीक है ना। पेज डिफरेंस क्या होता है, प्लस माइनस 2n पाई, और पाथ डिफरेंस क्या होता है, प्लस माइनस एन लैम्डा होता है। इस चीज को याद रखेंगे। कई जगह पे इसी चीज को ऐसे भी लिखता है, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस 2n लैम्डा बाई 2 ऐसे भी लिखता है, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना। ऊपर नीचे 2 का क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। क्यों किया गया है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो वहां पे डिनोमिनेटर में 2 आता है, तो उसी से रिलेट करने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं इसको, सही है। कॉपी कर लो इसको। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 4a स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी यहाँ लिखा गया था ना, I इक्वल्स 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मैक्सिमम, तो 4a स्क्वायर बच गया। इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना होता है, 4a स्क्वायर। हमने जो ये चीज डिराइव किया था उसमें a1 a2 नहीं मान करके एम्पलीट्यूड क्या माना गया था, a, याद है, कॉस ओमेगा टी लिया था, और क्या लिया था, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 लिया था कि नहीं, a1 a2 नहीं लिया गया था उसके अंदर। सपोज करो कि ये दोनों वेव्स जो थे, ये दोनों वेव्स, इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है कि नहीं, याद दिख रहा है साफ, अरे इसका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो a1 a2 आ रहा है कि नहीं। तो उस पूरे को हम डिराइव नहीं करेंगे, मैं यहीं पर लिख रहा हूं। इसी 4a स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a1 प्लस a2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, a1 प्लस a2 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि क्या यूज किया था हमने, a1 a2 दोनों बराबर लिया था a के, तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, 4a स्क्वायर आएगा। इंटेंसिटी के टर्म में कैसे लिखते हैं, यहीं पर सब कुछ समझ लो। इंटेंसिटी के टर्म में क्या लिखा जाता है, हमने पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, देखा गया था ना, इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से मैं ये भी तो बोल सकता हूं, रूट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सर इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इतने सारे फॉर्मूले बनते हैं हमारे, इतने फॉर्मूले बनते हैं। क्वेश्चन में क्या करता है, वो दे देता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो दे देता है तुमको। बोर्ड में क्या करेगा, क्वेश्चन देगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज, सपोज करो 5/3, ठीक है। तो तुमको क्या लिखना, मैक्सिमम का मतलब a1 प्लस a2 का स्क्वायर अपॉन में a1 माइनस a2 का स्क्वायर।
फिर वहां से जब सॉल्व करेंगे तो A1 A2 की वैल्यू निकल करके आती है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन किया जाएगा उसमें। तो ये इतनी चीजों को याद रखना है तुम्हें, ठीक है। 4A² को अगर A1 A2 के टर्म्स में होता तो ये फॉर्मूला होगा, और इंटेंसिटी के टर्म होगा तो ये फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो अगला कंडीशन है डार्क फ्रिंज के लिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आई क्या हो जाए हमारा अब, मिनिमम। मिनिमम कितना हो सकता है सर? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं, जब भी कोई भी फंक्शन में अगर ट्रिग्नोमेट्री आ गया है तो गवर्न कौन करता है उसको? ट्रिग्नोमेट्री करता है। cos फाइव बाई टू की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? cos फाइव बाई टू की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। cos फाइव बाई टू मैं बोल रहा हूं, cos स्क्वायर नहीं बोला हूं मैं। cos फाइव बाई टू की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। बट यहां पे स्क्वायर लगा है कि नहीं, तो वो -1 का स्क्वायर होकर +1 हो जाएगा। अगेन वो मैक्सिमम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जब भी स्क्वायर फंक्शन होगा, कभी भी याद रखना, जब भी स्क्वायर फंक्शन दिया गया है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी कितनी होती है? 0 होती है। जब भी कोई स्क्वायर फंक्शन, मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा हूं, इस धरती पर जो भी स्क्वायर फंक्शन दिया गया होगा, सही है, कुछ फंक्शन एक्सेप्शन में होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। अगर कोई भी स्क्वायर फंक्शन दिया गया है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, ठीक। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम व्हेन cos फाइव बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाए? 0। अब cos फाइव बाई टू 0 कहाँ कहाँ होता है? 90 डिग्री पे होता है। cos फाइव की वैल्यू अगर, मतलब फाइव की वैल्यू अगर 90 हो जाए पाई बाई टू, चाहे प्लस माइनस की बात करें, +-3 पाई बाई टू 270 डिग्री पे भी होता है। पाई के बाद 180 180 180 जोड़ते चलो तुम, ठीक ना, क्योंकि क्या होता है, सिमेट्रिकल बनता है ग्राफ हमारा। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ जनरल कंडीशन में? मैं इसको लिखता हूँ 2n-1 पाई बाई टू लिखूंगा कि नहीं? दो चीजें होती हैं, या ऐसे भी लिखते हैं कई किताबें, और कई किताबें ऐसे भी लिखती हैं 2n+1 पाई बाई टू। बात समझ आ रहा है? कई किताबें +1 भी लेता है, कई किताब -1 भी लेता है। हम लोग -1 लेकर के चलेंगे सर। तो दोनों में अंतर क्या है? ये जब तुम लोगे तो n की वैल्यू को मैं 0 से शुरू कर सकता हूं। 0 से नहीं, 1 से शुरू करते हैं यहाँ पे 1 2 3 ऐसे वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन अगर तुम इसको लेके चलते हो तो n की वैल्यू मैं 0 से शुरू कर सकता हूँ, 1 2 3। इन दोनों में यही एक अंतर होता है, ठीक। देखो यहाँ पे जैसे तुम पहली वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 × 1 2, 2 - 1 1 पाई बाई टू आया कि नहीं? पाई बाई टू आ रहा है। इसमें देखो 0 जैसे तुम पुट करोगे ये गायब हो जाएगा, 2n का टर्म पूरा गायब हो गया, बचा कितना? 1 × पाई बाई टू आया कि नहीं? पहला आएगा। तो जब भी प्लस लगा होता है तो 0 से वैल्यू को स्टार्ट करते हैं हम, जब भी माइनस लगा होता है तो 1 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये वाला लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। हम लोग ये लेकर चलेंगे ताकि मैं थोड़ा सा अंतर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ब्राइट में याद होगा 0 से शुरू किया गया था। एन की वैल्यू क्या थी ब्राइट की? 0 से स्टार्ट किया गया था। ब्राइट में एन की वैल्यू में देखो ना, उसमें एंगल में मुंह क्या देख रहे हो? एन इज इक्वल टू 0 लिखा गया है कि नहीं? अभी भी लिखा है ब्राइट के लिए एन इज इक्वल टू 0। तो इसी से मैं सेपरेट करने के लिए इसको 1 से लेकर के चल रहा हूँ, इसको लेकर नहीं चलूंगा मैं। बात समझ आती है? तो मैं ये वाला लिख के ले चलूंगा कि क्या हो जाएगा, 2n-1 पाई बाई टू। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? 2n-1 पाई। तो यहाँ कितना आ जाएगा? अच्छा, और ये प्लस माइनस भी चलता रहेगा साथ में क्योंकि सिमेट्रिकल होता है। 2n-1 इंटू पाई, पेज डिफरेंस कितना आएगा? +-2n-1 इंटू पाई। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन में 2 पाई, 2n-1 पाई बाई पाई हो जाएगा, सही है ना। तो यहां से ये कटेगा तो कितना आने वाला है? प्लस माइनस कितना आएगा? लैम्डा बाई 2n-1। उधर याद हो क्या आया था? लैम्डा बाई 2 इंटू 2 पाई बोला था ना मैंने। 2 को नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसके जैसा दिखाई दे, एक जैसा, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? अभी मैंने बोला 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, दोनों वेव्स में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो जो दूसरी वेव है डिस्ट्रक्टिव में, वो यहां से स्टार्ट होगी और उल्टा चलेगी, वो उल्टा चलेगा। मतलब जब इस वाले वेव का क्रस्ट होगा, क्रस्ट जब ट्रफ से टकराए या ट्रफ क्रस्ट से टकराए तो क्या बनता है? हमारा मिनिमम बनता है, सही है। तो अगर अपोजिट नेचर के वेव्स में टकरा रहे होंगे तो अपोजिट बनेगा। मतलब इसका क्रस्ट, ये ट्रफ हो गया, इसका ट्रफ
दूसरे वाले वेव के क्रस्ट से टकराना चाहिए। तो वेव यहां से स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ बनेगा वेव। तो डिस्ट्रक्टिव में याद रखना, वेव जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस लेकर के वो चलता है। ध्यान से देखो, ये डॉटेड वाले वेव का क्रस्ट डार्क वाले वेव के ट्रफ से टकरा रहा है, इसका ट्रफ इसके क्रस्ट से, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ से, और इतने का हमारा क्या मिलता है, इतना हमको डार्क लाइट मिलता है, ब्राइट लाइट, हल्का सा ब्राइट लाइट मिलेगा। जैसे किसी भी स्मॉल ओपनिंग से जब लाइट रे आती है तो देखा होगा बीच में सबसे ज़्यादा उजाला होता है, फिर इंटेंसिटी कम होती जाती है, उजाले की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, वही चीज़ ये दिखाता है कि हल्का फुल्का उजाला मिलेगा हमको, एकदम अंधेरा नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है पूरा बीच में डार्क हो गया, पूरा ब्राइट हो गया, फिर डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया, ऐसा कुछ नहीं मिलता है, हल्का हल्का इंटेंसिटी कम होती जाती है। मीन्स जो भी डार्क फ्रिंज होगा वो कंप्लीटली डार्क नहीं होता है, हल्का फुल्का उसमें लाइट रहता है। और वही चीज़ ये दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ के देखो ये वेव कैंसिल आउट हो गए, ये वेव कैंसिल आउट हो गए, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये कैंसिल हो पाया क्या, डिफ्रैक्शन में इस चीज़ को हम पढ़ेंगे भी, डिफ्रैक्शन में इस चीज़ को पढ़ेंगे कि वहाँ पर थोड़ा बहुत हमको लाइट रे क्या हो जाती हैं, मिलती हैं, पूरा कैंसिल आउट नहीं होता है। तो ये कैंसिल नहीं हुआ, इसीलिए हमको कंप्लीट डार्क नहीं मिलता है, हल्का फुल्का उसमें उजाला दिखेगा, ब्राइट के कंपेरिजन में कम होगा, नाम मात्र का उजाला मिलेगा। बात समझ आती है क्या? फिर आई मिनिमम कितना हो जाएगा सर, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई मिनिमम कितना हो गया, जीरो हो जाएगा कि नहीं? अरे ये सारी वैल्यू जीरो ही ना बोला, cos 5/2 जीरो, तो आई इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। इसी को तुम क्या ऐसे लिख सकते हो, a1 माइनस a2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। इंटेंसिटी अभी ना पढ़ा, फोर क्या हो जाएगा, 4a² होगा कि नहीं होगा, 4 स्क्वायर था, उधर क्या पढ़ा था a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, अगर अलग अलग है तो, अगर दोनों का इंटेंसिटी ये एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो a माइनस ए कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जस्टिफाई हो रहा है। और इसी को इंटेंसिटी के टर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में तुमको क्या दिया गया है वो देख लेना, एम्पलीट्यूड दिया गया है कि इंटेंसिटी दिया गया है। याद रखना इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग और एम्पलीट्यूड डायरेक्ट रखते हैं, कॉपी कर लो इसको भी। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट बोर्ड में इसमें लिखा गया है क्वालिटेटिव एनालिसिस, नो डेरिवेशन ओनली फॉर्मूला, लेकिन हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे साथ साथ। डेरिवेशन वैसे कुछ करना नहीं है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, थॉमस यंग, ठीक, ये थे ब्रिटिश फिजिसिस्ट जिन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाया था, या उन्होंने ऑब्जर्व किया था, देखा था लाइट से कि जो इंटरफेरेंस के पैटर्न्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं हमारे। अब किया क्या था उन्होंने, जैसे पहले ही मैं बात कर चुका हूं कि एक सिंगल स्लिट लिया गया था, मैं इधर बता रहा हूं, और इसको तुम क्या करोगे, घर से बनाओगे कंपास के हेल्प से, एग्जाम में भी आएगा तो कंपास के हेल्प से ही बनाएंगे हम लोग इसको। एक सिंगल सोर्स लिया यहां पर, और यहां से वेव फ्रंट स्टार्ट होगा, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे करके होगा कि नहीं, क्रेस्ट ट्रफ दोनों बनाना है तुमको, डॉटेड लाइन ट्रफ को रिप्रेजेंट करेगा और डार्क लाइन जो है क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे करके ये वेव आगे बढ़ रहा होगा। क्योंकि क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, तुम चाहो तो पूरा स्फीयर बना सकते हो लेकिन बहुत गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा स्फीयर नहीं बनाता हूँ, आर्क बना करके हम लोग काम करते हैं। अब यहां पर यूज किया उन्होंने दो स्लिट को, स्मॉल ओपनिंग बनाया था, और ये गैप बहुत कम था, यहाँ मैं समझाने के लिए इतना बड़ा बना रहा हूँ, समझाने के लिए हम लोग इतना बड़ा बनाते हैं, वहां पे गैप बहुत कम था, मिलीमीटर्स में गैप था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये वेव फ्रंट पहुंचेगा, एक वेवलेट यहाँ बनेगा और एक वेवलेट यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, बाकी वेवलेट्स क्या होंगे, इस स्लिट, स्लिट का मतलब क्या है, ओपनिंग है सिंपल सा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और ये स्मॉल क्या है, ओपनिंग है, वहां से वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा। अगेन यहाँ पे क्या है, पॉइंट सोर्स है, तो क्रेस्ट बनेगा, ट्रफ बनेगा, ये सारा का सारा क्या करना है तुमको, कंपास लेना है, रेडियस बढ़ाते जाना है, रेडियस बढ़ाते जाना, और बराबर गैप पे होना चाहिए, बराबर बराबर गैप पे तुम ऐसे करके क्या करोगे, आर्क को बनाओगे, ऐसे करके हम लोग बराबर बराबर बनाएंगे, इस तरीके से इसका बन गया। और सेम इसके लिए मैं बनाऊंगा क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे करके बनेगा कि नहीं,
और यहाँ पे हमने रखा था स्क्रीन, जहां पर मैं इस पैटर्न को स्टडी करूंगा। सही है, स्क्रीन रखा गया था लगभग 10 मीटर दूरी पर, ये स्क्रीन हो गया हमारा। अब यहाँ ध्यान से समझना, एक चीज को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर देखो ये दो क्रस्ट आपस में टकराए हैं, यहाँ पे दो क्रस्ट आपस में टकराए हैं। अब ये सही से बना नहीं है, वरना यहाँ पे टकराते हैं, बिल्कुल एक सीधे लाइन में आएंगे। जब इसको तुम मिलाओगे, ठीक है, चाहे इधर से देख लेते हैं, इधर से देखोगे इधर से देखोगे, जब इसको तुम मिलाओगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे जाकर के कुछ बनेगा, क्रस्ट 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 आपस में जब टकरा करके जाएगा तो यहाँ क्या मिलने वाला हमको, ब्राइट लाइट मिलेगा कि नहीं, यहाँ मिलेगा हमको ब्राइट लाइट। अब ध्यान से देखना, क्रस्ट ट्रफ, फिर से देखो क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ ऐसे टकरा टकरा के जा रहा होगा, तो इसको जब मैं मिलाऊंगा तो यहाँ पे कहीं हमको जाके क्या मिलने वाला है, डार्क लाइट मिलने वाली है, डार्क। तो इस तरीके से करके हमें पैटर्न मिला था, ब्राइट मिला, फिर यहाँ पे क्या मिला होगा, डार्क मिला होगा, एक ब्राइट एक डार्क, ऐसे करके पैटर्न हमको मिला था। यहाँ पे ब्राइट मिलेगा और एक करके डार्क मिलेगा। बात समझ आ रही है? सारे लाइंस को मैं नहीं बना रहा हूँ, इसमें कई सारी लाइंस बनेंगी। देखो यहाँ पे दो क्रस्ट, दो ट्रफ आपस में टकराया, यहाँ भी दो ट्रफ टकराएगा। जब भी दो ट्रफ आपस में ओवरलैप कर रहा होगा, सबको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे तो स्क्रीन पे जाता है, तो हमको क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। दो क्रस्ट या दो ट्रफ आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो ब्राइट लाइट मिलता है, एक क्रस्ट एक ट्रफ आपस में ओवरलैप करेगा तो क्या मिलने वाला है, डार्क लाइट मिलने वाला है। तो इस तरीके से उन्होंने पैटर्न को यहाँ पे देखा था। सारी बात समझ में, एनसीईआरटी में फिगर बनाया गया है, तुमको भी क्या करना है, इस तरह से बनाना है, वरना मैं भेज दूंगा, वही फिगर बना देना। आर्क लेकिन सही बनाना है, सही ना, कंपास लेकर के ढंग से आर्क को बनाना तुम लोग, ब्राइट डार्क इस तरीके से बना था। अब इसी चीज को वो स्टडी किए, ठीक। अब मैं इसी फिगर का एक सिंपल वर्जन बना रहा हूं यहाँ पर, जो तुम्हें बनाना है, इतना जगह छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, इसके बारे में पहले लिख लिया जाए, उसके बाद से फ्रिंज विड्थ पे बताता हूँ। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है वाईडीएससी, इंटरफेरेंस में ये लास्ट टॉपिक है। क्या है, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। सब फ्रिंज विड्थ क्या होता है, अभी हमने बात किया कि वाईडीएससी में क्या होगा, एक डार्क बनेगा एक ब्राइट बनेगा, एक फिर डार्क बनेगा फिर ब्राइट बनेगा, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। तो दो कंजिक्यूटिव, एक ब्राइट और एक डार्क के बीच में कितने का गैप होता है, उसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है, ठीक। या ऐसे तुम बोल सकते हो, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच में कितना का गैप है, मान लो एक ब्राइट यहाँ बना, फिर ये डार्क बना, टच होकर के रहता है, अलग अलग नहीं रहता है ये। जैसे इतना ब्राइट बना, देखो इस तरीके से होगा, यहाँ पे मान लो ये ब्राइट बना, तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, फिर यहाँ पे ब्राइट होगा, फिर तुरंत क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, फिर ब्राइट होगा। तो दो कंजिक्यूटिव ब्राइट्स के बीच का जो गैप होता है, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट या दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो वाईडीएससी अभी अभी हम लोगों ने देखा था, ऐसे ऐसे आर्क बना करके, ठीक है, लाइट रे जा रही थी। लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ, वो वेव फ्रंट का डायग्राम हम लोग नहीं बना रहे हैं। क्या था हमारा, एक सोर्स था यहाँ पे कैपिटल एस, यहाँ पे हमने लगाया था दो स्लिट लगाया था हम लोगों ने, यहाँ पे कैपिटल एस सोर्स था, यहाँ पे एक वेव फ्रंट है और एक यहाँ वेव फ्रंट है, जिसको मैंने नाम दिया ए और बी। और यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन लगाया है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न्स को बना रहे हैं, ठीक। ध्यान से सुनना इस चीज को, यहाँ से एक ये लाइन बनाता हूं मैं सपोज कर ले रहा हूँ, यहाँ से एक वेव फ्रंट चलता चलता यहाँ पर आया था पी पॉइंट पे, और एक यहाँ से वेव फ्रंट आया था इस पी पॉइंट पे, बात समझ आ रही है। और यहाँ हमको कौन सा मिलेगा, डार्क मिलेगा या ब्राइट मिलेगा, अब उसी को हम लोग देख रहे हैं, बात समझ आ रहा है। मैंने यहाँ से एक लाइट रे को बनाया, यहाँ से देखो इनफाइनाइट लाइट रे निकलेंगी, ठीक है, हर दिशा में एक एक लाइट रे निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी। मैं एक केस को लेकर के चल रहा हूँ कि एक लाइटर यहां से निकाला, एक लाइटर यहां से निकाला, और वो जो एंगल बना रहा होगा वो थीटा एंगल बना रहा है। सपोज कर लो ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, आ रही बात समझ में, अभी बना दिया जाएगा एंगल को। अब यहां ध्यान से देखो, यहां से जो वेव फ्रंट चल रहा है या रे ऑफ लाइट जो चल रही है, वो कम डिस्टेंस चल रही है, और यहां से ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस आ रहा है। इसी पार्ट डिफरेंस को निकालेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है पार्ट डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है एन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2। उसी चीज को मैं यहाँ रिलेट करने वाला हूँ, ठीक है। सपोज करो इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस मैंने माना है वो स्मॉल डी माना है, डिफ्रैक्शन में इसी को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने कैपिटल डी माना है, और यहाँ से ये जो विड्थ, ये ऊपर जो हमारा बना है फ्रिंज,
इसको मैं y डिस्टेंस मान लेता हूं। आ रही बात समझ में? फिगर को बना लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? देयरफॉर पाथ डिफरेंस इक्वल्स क्या हो जाएगा? बीपी माइनस एपी। दोनों में जो गैप होगा वही पाथ का डिफरेंस है। अब उस गैप को कैसे निकालेंगे? उस गैप को कैसे निकाला जाएगा? मैथ्स में तुम लोग एक बात पढ़े हो, दो लाइंस अगर बनाई गई हैं और दोनों के बीच का जो एंगल, यहाँ पे जो एंगल है वो बहुत अगर छोटा है, तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे इस बात को। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जिसको मैं नाम देता हूँ एम। ठीक, ये एंगल थीटा था, तो बाबू ये एंगल भी थीटा हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, ध्यान से देखो यहाँ पे, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इसके परपेंडिकुलर के बीच में भी सेम एंगल बनता है। ये ऐसे लाइन थी, इन्हीं के बीच में एंगल बना है ना थीटा, देखो ऐसे बना है। इसका परपेंडिकुलर ये हो गया और इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो यहाँ पर देखो ये वाला बन रहा है कि नहीं? तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या हो गया? देयरफॉर पाथ डिफरेंस हमारा bm ये हमारा क्या है? पाथ डिफरेंस है, जिसको मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बीपी माइनस एपी। या ऐसे लिख लो, देयरफॉर इंप्लाइज दैट पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू bm लिख दूं, कोई आपत्ति है? इन दोनों के, अब देखो यहाँ पे ये जैसे लाइन बनाया तो ये वाला वेव और ये वाला लाइट वेव जो है ये ऑलमोस्ट बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब इतने का ही गैप था जिसकी वजह से पाथ का डिफरेंस आ रहा था। दोनों में इस गैप को निकालेंगे अब हम लोग, देखो ध्यान से। ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये डी है, तो ये क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? देखो ये डी है, इधर जाएगा तो कॉस बनेगा, सामने आएगा तो साइन बनेगा। तो मैं इसको डी साइन थीटा लिख सकता हूँ, डी साइन थीटा लिखा जा सकता है, सही है ना? अब इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत ही छोटा है सर, तो क्या मैं साइन थीटा को थीटा और इसको टेन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? टेन थीटा लिखा जा सकता है, सही। अब इस ट्राइंगल में जरा ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, होगा कि नहीं? ये वाले ट्राइंगल में इसको मैं ओ बोल देता हूं, इन ट्राइंगल पी ओ, और इसको नाम देते हैं एन। इन ट्राइंगल पी ओ एन, इन ट्राइंगल पी ओ एन, टेन थीटा कितना हो जाएगा सर? टेन थीटा इज इक्वल टू, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर वाई है, बेस कितना है? डी है, तो वाई बाई डी। अब इसी की वैल्यू मैं उठाकर यहाँ पे पुट करूंगा, तो देयर फोर पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? दिखाई देगा यहाँ पे? यहाँ नहीं दिखेगा, ऊपर लिखते हैं। देयर फोर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, डी पहले से था, वाई बाई डी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? वाई डी बाई डी। ये होगा फॉर्मूला कि नहीं? पार्ट डिफरेंस जो वाई डी एस सी में आता है वो कितना आता है? वाई डी बाई डी। अब हमने दो केसेस पढ़े थे। सबसे पहला केस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए था? एन पाई होना चाहिए था ना, इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको पता है पाथ डिफरेंस क्या होता है? एन लैम्डा होता है ना, प्लस माइनस एन लैम्डा होता है। अरे डिस्टेंस है तो लैम्डा आएगा, एंगल होगा तो पाई आएगा। क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए थे कि नहीं आपस में? इंटरफेरेंस अगर अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बना होगा तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। दोनों केस लेके चलेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ कंस्ट्रक्टिव बना है कि डिस्ट्रक्टिव बना है, तो मैं दोनों केस लेके चल रहा हूँ। अगर वहां कंस्ट्रक्टिव बना होगा तो सर ये वाला जो पाथ का डिफरेंस है वो इसके पाथ के, कंस्ट्रक्टिव के पाथ डिफरेंस के बराबर आना चाहिए था। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ वाई डी बाई डी, वाई डी बाई डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। और हम लोग बेसिकली क्या निकालते हैं? वाई की वैल्यू निकालते हैं कि कितना ऊपर बन रहा है। वाई की ही वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कितना ऊपर बन रहा है। ओरिजन ये हमारा है, इस ओरिजन से कितना ऊपर बना हुआ है इसी को निकालते हैं। तो वाई यहां से क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना, एन लैम्डा डी बाई डी हो गया कि नहीं? प्लस माइनस, तो ये हमारा किसके लिए होता है? यहाँ बी लगा देता हूं मैं, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। और अगर याद हो यहाँ पे एन कहाँ से शुरू करते थे हम लोग? जीरो से शुरू करते थे कि नहीं? यहाँ पे एन जीरो से शुरू होता था, 0 1 2 3 ऐसे करके होता था। तो फर्स्ट ब्राइट
फ्रिंज कहाँ मिलेगा हमको? BRIGST होता है ना। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलने वाला है हमें? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगा? जब n की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? 0 रखूंगा। जैसे ही 0 रखूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अरे नहीं, कंप्लेन हो चुका है, बदलेगा वो आकर के। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल टू कहाँ पे हो रहा है? 0 पे। 0 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो क्या जाएगा? YB1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा कि नहीं? इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। सेंट्रल ब्राइट का मतलब YB 0 हो गया, मतलब ये वाली जो एक्सिस थी इससे ऊपर नीचे कहीं नहीं गया, यहीं पे बन गया। सबसे पहला जो हमको ब्राइट मिलता है वो कहाँ मिलेगा? 0 पे मिलेगा। Y क्या है? यहाँ से डिस्टेंस है कि नहीं है? तो Y जब 0 हो गया मतलब यहीं पर आ गया, तो सबसे पहला यहीं पर मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। और उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा डार्क ब्राइट जो दिखाई देगा वो बीच में दिखाई देता है। ठीक है, जब भी कोई किसी स्मॉल होल से आता है वो डिफ्रैक्शन का प्रोसेस है, लेकिन वो तुम लोग डेली लाइफ में देखे हो, इसलिए उसका एग्जांपल लेता हूँ मैं बार बार। जैसे ही वहां से लाइट रे आएगी, सबसे बीच में जहां होता है वहां देखते हो सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्राइट होता है, फिर हल्का हल्का होता जाता है। ठीक है ना? तो पहला ब्राइट फ्रिंज हमको कहाँ मिलेगा? 0 पे मिलेगा। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलने वाला है? सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज हमको कहाँ मिलेगा? ध्यान से सुनना। जब n की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? 1 रखूंगा, तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज हमको मिलेगा YB2 इज इक्वल टू 1 रख दूंगा तो प्लस माइनस लैम्डा d/d मिलेगा कि नहीं? जब इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू मिलेगी हमको। इसको सॉल्व करने पे एक वैल्यू मिलेगी, कुछ नंबर्स मिलेंगे हमको। इसका मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ब्राइट मिलेगा, और इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या मिलने वाला हमको? ब्राइट मिलने वाला है। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निकाला जा सकता है। सही। अभी मैंने क्या बोला? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है दो कंजिक्यूटिव डार्क और दो कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, मैं थर्ड भी निकाल देता हूं। यहाँ पे थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलने वाला है? थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे मिलने वाला है, इसको भी जरा देख लेते हैं। n इज इक्वल टू कहाँ पे? 2 रखूंगा। देखो जब थर्ड है तो n की वैल्यू 2 रख रहा हूं मैं, तो YB3 कहाँ मिलेगा? प्लस माइनस 2 जैसे पुट करो तो क्या जाएगा? 2 लैम्डा d/d। ये बनेगा कि नहीं? तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा हमारा? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ जिसको मैं बीटा के सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं, ये और कुछ नहीं है बाबू, दो कंजिक्यूटिव डार्क और दो कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच का गैप होता है। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो YB2 माइनस YB1, या तो तुम YB3 माइनस YB2 लिख दो। ठीक है, इन दोनों को जब घटाऊंगा तो कितना आएगा? लैम्डा d/d आएगा कि नहीं? तो ये होता है हमारा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? लैम्डा d/d। कॉपी करो इसको। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब देखो, इस पॉइंट पर अभी मैंने कंस्ट्रक्टिव का केस लिया कि कंस्ट्रक्टिव बनता तो क्या होता? हो सकता है कि डिस्ट्रक्टिव बना हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ डिस्ट्रक्टिव बना हो, क्योंकि मैंने क्या लिया है? एक जनरल पॉइंट लिया है। तो अब डिस्ट्रक्टिव के लिए हमको पता है पाथ डिफरेंस क्या होता है? प्लस माइनस 2n-1 λ/2, ये पढ़े थे। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर y/d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n-1 λ/2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 2n-1 λd/2d। और इसको मैं डार्क लिख देता हूँ, तो डार्क का ये लेंथ बनेगा। तो फर्स्ट डार्क कहाँ मिलेगा हमको? और याद हो यहाँ पे n कहाँ से शुरू हुआ था? 1 2 3, ये याद रखना, इसमें गड़बड़ी मत करके चले आना कि 0 से इसको भी स्टार्ट करके आ रहे हो। ठीक है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगा? फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो हमको मिलेगा n इज इक्वल टू 1 पे मिलेगा, तो YD1 कितना हो जाएगा? देखो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, लैम्डा d/2d, लैम्डा d/2d। सेकेंड वाला कहाँ मिलेगा? सेकेंड डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज जो हमको मिलने वाला वो कहाँ मिलेगा? n इज इक्वल टू 2 पे मिलेगा। ठीक है, प्लस माइनस भी रहेगा। YD2 प्लस माइनस 2 2 जा 4, 3 λ/2 हो जाएगा कि नहीं? 3/2 लैम्डा d/d। इसी तरह से करके 5/2 लैम्डा d/d। अब यहाँ ध्यान से एक चीज को समझ लो पहले, ये कहाँ मिला था? पहला ब्राइट कहाँ मिला था? लैम्डा d/d। देखो पहला तो सेंटर पे मिला था हमको, दूसरा कहाँ मिला था? लैम्डा d/d पे मिला था कि नहीं? याद करो ध्यान से, ये मिला था हमको कहाँ पे? लैम्डा d/d। और ये वैल्यू आधी हो गई है कि नहीं? मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा?
डार्क आ गया होगा कि नहीं, क्योंकि आधा हो गया कि नहीं डिस्टेंस। फिर से अगला कहाँ मिला था हम लोग को ब्राइट, 2 लैम्डा डी बाई डी पे मिला था कि नहीं, और ये कितना है, 1.5 है कि नहीं है, 1 और 2 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे डार्क मिलेगा कि नहीं। तो इसी तरह से हमको पता चला था कंटिन्यूअसली क्या मिलेगा हमको, पैटर्न मिलने वाला है। अब यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ देयरफॉर फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू 2 कंजिक्यूटिव डार्क और ब्राइट के बीच का डिस्टेंस होता है, 1.5 में से आधा घटाओगे तो कितना आता है, 1.5 में से आधा घटाओगे तो 1 ही आएगा। अगेन वही फॉर्मूला आया कि नहीं आया, लैम्डा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ देखो कंस्ट्रक्टिव में भी वही आया था, लैम्डा डी बाई डी। तो इससे हमको ये पता चला कि सर जो ब्राइट फ्रिंज होते हैं और डार्क फ्रिंज होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है वो बराबर होती है, इक्वली स्पेस्ड लिखवाया था उधर, इक्वली स्पेस्ड होते हैं। तो यहां से हमने इस चीज को दिखा भी दिया कि फ्रिंज विड्थ इसका भी क्या है, लैम्डा डी बाई डी है, उसका भी लैम्डा डी बाई डी था। दोनों का वो क्या होगा, चौड़ाई जो है, विड्थ जो है, वो दोनों बराबर आने वाली है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। एंगुलर सेपरेशन जो होगा फ्रिंज का वो लैम्डा बाई डी होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए वाई एन बाई डी एंड लैम्डा बाई डी, और वाई एन बाई डी 2n-1 लैम्डा बाई 2d। प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस में, सिर्फ हमको एक्सप्रेशन याद रखना है। फ्रिंज विड्थ इन अ मीडियम, मान लो मैंने कोई मीडियम वहां पर यूज कर लिया, अभी तक हम एयर में सारी चीजों को कर रहे थे, कोई मीडियम अगर मैं लेकर के आ जाता हूँ तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी पढ़े थे हम लोग, म्यू से डिवाइड कर लेंगे, सही है। अब ये जो होता है हमारा कि अगर मान लो मैंने बीच में कोई एक स्लिट यूज कर लिया, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लाइट रे आ रही थी, मैंने एक ग्लास स्लैब लाया जिसका थिकनेस टी था, मैं किसी भी एक लाइट रे पे ला करके रख देता हूं उसको, ठीक है। तो उस समय पे जो शिफ्टिंग हो जाती है, ध्यान से सुनना, यहां पे मान लो सेंट्रल ब्राइट हमारा बन रहा था, सपोज करो यहां सेंट्रल ब्राइट बन रहा था, तो जिधर थिकनेस होगा उधर की तरफ क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट हमारा शिफ्ट हो जाएगा। जो पहला ब्राइट था ना, ये सेंट्रल ब्राइट है हमारा, ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा उधर की तरफ। कितने से शिफ्ट होगा, b बाई लैम्डा μ-1 इंटू टी, इतने से शिफ्ट होगा। तो इसको एक काम करो, y0 बना लो इसको, y0 मतलब ये इतने की शिफ्टिंग हुई है, इतने की शिफ्टिंग हो रही है, बात समझ आ रहा है। अगर याद रखना, जिधर तुम स्लैब लेकर के आओगे उसी तरफ क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट होता है, इस चीज को याद रखना, बोर्ड में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे, ठीक। तो ये हमारा इंटरफेरेंस वाला खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक है डिफ्रैक्शन, कल न्यूमेरिकल करेंगे इस पे।